हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय अनसॉल्व्ड सॉल्व कर रहे हैं 5 मार्क क्वेश्चंस, और इसमें हमने सेट लिया हुआ है आज 346 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है। आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा 6। इन यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्लिट इज डी। द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम स्लिट इज डी इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लैम्डा। देन obtain the expression for distance from the central fringe and on the screen for a bright fringe। देखो स्टूडेंट, इसमें आपको डिराइव करना है एक्स एम इज इक्वल टू, ठीक है, एम डी लेमडा अपॉन डी फॉर ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए फार्मूला होता है एक्स एम इज इक्वल टू एम डी लेमडा बाई डी, और ये फार्मूला आपको डिराइव करना है। इसका लिंक ऊपर लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, आप उस लिंक से इसको पढ़िए और तैयार करिए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आर। ए रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रो ए कॉनकेव लेंस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो स्टूडेंट, जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो रे को डाइवर्ज करता है। ठीक है, और हमारी रे पैरेलल ऐसे हो रही है। ठीक है, डाइवर्ज करने का मतलब कि रे को फैलाता है, तो ऐसे हमारी रे कहीं से ऐसे आ रही होगी। देखो ऐसे, ठीक है, ये रे आ रही थी, इनको ऐसे जाती रे, यहाँ ये रे ऐसे मिलती कहीं। ठीक है, ये रे ऐसे मिलती हमारी यहाँ पे, लेकिन ये कॉनकेव लेंस इसको क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है ओ, और ये हमारा इस लेंस का F1 है। ठीक है, इफ ए रे incident on the concave lens and after the refraction it becomes parallel to principal axis, then meeting point of incident ray and principal axis
becomes first focus, यानी F1 of the concave lens। ठीक है। If a ray incident on the concave lens and after refraction it becomes parallel to the principal axis, then meeting point of the incident ray and principal axis becomes F1 of the concave lens। concave lens का F1 यानी फर्स्ट फोकस होगा। आप चाहें तो यहाँ F1 की जगह फर्स्ट फोकस भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह फर्स्ट फोकस भी लिख सकते हैं। ठीक है, F1 भी लिखेंगे तब भी सही है वो। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले देख लें। ठीक है स्टूडेंट, यदि कोई किरण अवतल लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो यह आपतित किरणें लेंस के प्रथम फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो जो इन किरणों का प्रथम फोकस है, ठीक है, वह है मीटिंग पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट रे। और ये मीटिंग पॉइंट कैसा होता है? देन इमेजिनरी मीटिंग पॉइंट। ठीक है ना, इमेजिनरी है, ये काल्पनिक मीटिंग पॉइंट है। कोई किरण यहाँ मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, सीम्स हो रहा है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी इसको इमेजिनरी मीटिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा फर्स्ट फोकस होता है। ठीक है, ओके। अब देखो स्टूडेंट, इसमें न्यूमेरिकल भी है। ए डबल कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो ग्लास का है तो ANG दिया हुआ है, ANG 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस इज 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 पॉजिटिव होता है 20 सेंटीमीटर, R2 निगेटिव होता है माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों 20 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द पावर व्हेन प्लेस्ड इन एयर एंड व्हेन इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ANL इज इक्वल टू 1.25। ठीक है, इस सेंटीमीटर वाले को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.2 मीटर आ जाएगा। मीटर में इसलिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि फार्मूला में पावर आ रही है, और पावर का फार्मूला हम लोग 1/F जब F मीटर में होता तब डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस इन एयर में पावर का फार्मूला PA इज इक्वल टू ANG -1 1/R1 माइनस 1/R2। ANG की वैल्यू आ गई हमारी 1.5 -1 1/0.2 और माइनस ये भी है, और ये माइनस आएगा, ये यहाँ माइनस लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/0.2। ठीक है, इज इक्वल टू 0.5 यहाँ आ गया, इंटू ये 112 हो गया, 2/0.5। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए, इज इक्वल टू 5.0D आ गया। ठीक है, पावर ऑफ लेंस
इन लिक्विड, ठीक है, पावर ऑफ लेंस इन लिक्विड PL इज इक्वल टू इसमें ऊपर आएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANG और नीचे आता है ANL -1, क्योंकि रे पहले लिक्विड में जाती है फिर ग्लास में जाती है, ठीक है। और ये हो गया 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो गया 1.5 1.25 माइनस 1/0.2 माइनस माइनस प्लस 1/0.2 इज इक्वल टू, इधर एलसीएम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1.25 अपान 1.25, ठीक, इतना ब्रैकेट में हो गया इनटू ये हो गया 2/0.2। अब ये तो देखो स्टूडेंट 10 है, ये तो आप देख ही रहे हो 10 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.25 आ जाएगा अपान 1.25 और इन दोनों डिवाइड कर दिया तो 10 आ गया, इसको डिवाइड कर दो तो 1/5 आ जाएगा, खुद डिवाइड करो इंटू 10 हो गया, यानी P लिक्विड में जो पावर हो गई 5 2 जा 2 हो गई, ठीक है स्टूडेंट। हमें रेशियो निकालना है, हमें रेशियो निकालना किसका, PA अपान PL इज इक्वल टू ये हुआ 2.0D, ठीक, ये 10.0 है, ठीक है। PA अपान PL इज इक्वल टू ये हो गया 5.0, ये हो गया 2.0, D से D हट गया, PA रेशियो PL इज इक्वल टू 5:2, ये आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम और शो करना है द एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ बामर सीरीज, ठीक है। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, गिवन है EN इज इक्वल टू 13.06 अपान n स्क्वायर। यहाँ देखो स्टूडेंट, तो हमारा गिवन है EN इज इक्वल टू 13.06 अपान n स्क्वायर। हम देखो स्टूडेंट ये मिसप्रिंट हो गया है, ये 13.6 होता है, आप इसको 13.6 लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। EN इज इक्वल टू 13.6 अपान n स्क्वायर से लगाएंगे, इसका यूज नहीं करेंगे आप, वो गलत लगा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। आप अब इसको सही करिए, फिक्स वैल्यू होती है, इतनी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की, और वो माइनस का होती है, ठीक है। ये भी माइनस का, ये है माइनस का, नीचे वाला आप यूज करेंगे। अब यहाँ देखो स्टूडेंट E1 कितना आया हमारा, E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपान 1 स्क्वायर हो गया, ये EV आया, यानी माइनस का 13.6 EV आया। E2 हमारा कितना आया, E2 आया माइनस का 13.6 अपान 2 का स्क्वायर EV आ गया, सॉल्व करेंगे माइनस का 3.4 EV आ जाएगा। E3 हमारा जो आएगा, ठीक है, E3 हमारा आएगा माइनस का 13.6 अपान 3 का स्क्वायर EV इज इक्वल टू माइनस का 1.51 EV आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही E4 ले लेंगे, और E4 का हमारा आ जाएगा माइनस का 13.6 अपान 4 का स्क्वायर EV, और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 0.85 EV,
ठीक है स्टूडेंट, अब इतने से आप स्पेक्ट्रम बना सकते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, स्पेक्ट्रम बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहीं तक बनाएंगे, इससे ऊपर नहीं बनाएंगे हम, आप ध्यान दीजिएगा इसका। ठीक है, ये हमारी ग्राउंड स्टेट होती है और ये होती है n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, ठीक, n = 7, और बीच में ऐसे डैश डैश कर देंगे और ये हो जाएगा n = इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर पहुंचा देंगे इसको। ठीक, n = इन्फिनिटी हो जाएगा ये। ठीक है, अब इधर एनर्जी लिख दीजिए इस तरफ। ठीक है, इस तरफ इसकी एनर्जी लिखिए। एनर्जी यहाँ देखिए, ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब हुआ कि इसकी एनर्जी पहले आएगी E1 के लिए एनर्जी माइनस का 13.6 EV, 13.6 EV, ये हो जाएगा माइनस का 3.4 EV, इधर हो जाएगा माइनस का 1.51 EV, इधर हो जाएगा माइनस का 0.885 EV। ठीक है, अब इसमें आपको बामर सीरीज दिखानी है। ठीक है, क्या कौन सीरीज दिखानी है स्टूडेंट? ड्रा शो द ट्रांजिशन ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज वो होती है जो n = 2 पर आएगी। तो n = 2 पर आएगी तो पहली सीरीज ये होगी, ये दूसरी होगी, यहाँ तीसरी वेवलेंथ होगी, ये चौथी वेवलेंथ होगी, ये पांचवी वेवलेंथ होगी, ये छठी, ये यहाँ से आ जाएगी बीच वाले से, और ये इन्फिनिटी से आ जाएगी। ये हो जाएगा बामर सीरीज का ट्रांजिशन है। ये हो गया बामर सीरीज। ठीक है, अब इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और लोएस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक, अब यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो पहले फार्मूला फॉर बामर सीरीज, फार्मूला फॉर बामर सीरीज, फार्मूला फॉर बामर सीरीज 1/λ = R इन ब्रैकेट 1/2² माइनस 1/n², वेयर जहाँ, ठीक, n = क्या है 3, 4, 5 and 2 इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो फॉर लॉन्गेस्ट वेव, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जो लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी वेवलेंथ होगी। अब इसमें कोई हिंदी इंग्लिश नहीं है। ठीक है, वेवलेंथ जानते हैं सब, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी। तो फॉर लॉन्गेस्ट जो सबसे बड़ी वेवलेंथ होगी उसके लिए n = 3 होता है। ठीक, देन इसको हम लोग H α लिखते हैं, 1λα इसको लिखते हैं, सबसे बड़ी वाली को, = R हो गया, ब्रैकेट में हो गया 1/2² माइनस 1/3²। ठीक है, इससे एक लाइन और मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1/λα
इज इक्वल टू आर, और ब्रैकेट में हो गया 1/4 माइनस 1/9। ठीक है स्टूडेंट, 1/λ अल्फा इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में 1/4 और माइनस 1/9 है, तो इन दोनों का एलसीएम 36 होगा। ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 4, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5r/36। लेमडा अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी, ये 1/λ अल्फ़ा है, तो जब लेमडा अल्फ़ा निकालेंगे तो उल्टा लिखेंगे 36/5। आर की वैल्यू होती है 1.097 10⁻⁷। ठीक, आइए आ जाएगा 3 × 10⁻⁻7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6563 एंगस्ट्रॉम। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखो स्टूडेंट 1/λ अल्फा इज इक्वल टू आर 1/2² माइनस 1/3²। यहाँ 2² फार्मूले में है, और n पहला जो होता है अल्फ़ा होता है, वो एच अल्फ़ा लिखते हैं उसको। इसको हम लोग एच अल्फ़ा लिखते हैं, एच अल्फ़ा एच बीटा ऐसे लिखते हैं, तो अल्फ़ा लिखते हैं इसको। तो ये आ गया हमारा इतना 1/λ बीटा का वैल्यू आर 1/4 माइनस 1/9 का स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम 36 वहाँ लिखा है, खुद अपने से पढ़िए और सॉल्व करिए। ठीक है, फॉर लोएस्ट वेवलेंथ। ठीक है, जो लोएस्ट वेवलेंथ होती है उसके लिए n इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, n कितना होता है, इन्फिनिटी, यानी ये वाली लोएस्ट वेवलेंथ होगी, ये वाली लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। ठीक, फॉर लोएस्ट वेवलेंथ n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देन 1/λ इन्फिनिटी इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में आया 1/2² माइनस 1/∞²। ओके, ये आ गया 1/λ इन्फिनिटी इज इक्वल टू r/4 आ गया। यहाँ देखो 1/4 आया, ये 1/∞ का 0 होता तो ये छूट जाएगा, और 4 इसके नीचे आ जाएगा, r/4 आ जाएगा। लेमडा इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4/r आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 4/r की वैल्यू रखते हैं, कितना होगा 1.097। यहाँ लिखी है देखो 10⁻⁷ आती है, इज इक्वल टू आता है। इसको डिवाइड करेंगे 3.46 इंटू 10⁻⁻7 इतना मीटर हो गया ये। ठीक है, लैम्डा इन्फिनिटी। इसको अगर एंगस्ट्रॉम में देना चाहें तो लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3646 एंगस्ट्रॉम लिखते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आर देखेंगे, और इसमें कह रहा है व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन कह रहा है। फ्यूजन मतलब संलयन होता है। ठीक है, यानी जुड़ना। तो देखो, जब कोई दो छोटे न्यूक्लियाई जो हाई स्पीड से मूविंग कर रहे हैं आकर फ्यूज्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, when two or more very light nuclei moving at very high speed are fused together to form a single nuclei, this process is known as nuclear fusion. ओके, जब दो या दो से अधिक तीव्रगामी जब दो या दो से अधिक तीव्रगामी नाभिक, छोटे नाभिक, ठीक है, लाइट न्यूक्लियाई,
तो जब दो या दो से अधिक तीव्रगामी छोटे नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लोग नोट कर लेंगे अपना। ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट पूछ रहा डिफिकल्टीज, कह रहा स्टेट द डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज, ठीक है, इसमें देखो स्टूडेंट मूल रूप से एक ही डिफिकल्टीज है, कठिनाइयां इसकी क्या है। ठीक है, कठिनाइयां देखिए, ठीक है, तो कठिनाइयां इसकी मूल रूप से एक ही है, उस पर ध्यान दीजिए। वो कठिनाई ये है कि जब कोई दो न्यूक्लियाई जिनकी स्पीड बहुत हाई होती है, बहुत छोटे हैं, तब भी अगर पास आते हैं तो रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर फ्यूजन ठीक है, और वो नियर अबाउट 0.1 MeV होती है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर फ्यूजन इज नियर अबाउट 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाई एनर्जी है, और इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर फ्यूजन, इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, ताप चाहिए जितना, वो नियर अबाउट 10⁸ केल्विन है स्टूडेंट। ठीक है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज thermonuclear reaction। ठीक है, ये है अभिक्रिया के लिए हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 10⁸ केल्विन टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, और इसलिए इस अभिक्रिया को ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ताप नाभिकीय अभिक्रिया, हिंदी वाले आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड आल्सो। हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड आल्सो। ठीक है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, यानी नाभिकीय संलयन के लिए हाई प्रेशर भी चाहिए। These conditions are found on the sun and stars। ठीक है, ये जो कंडीशंस हैं वो केवल पाई जाती हैं कहाँ पे?
सन पर यानी सूर्य पर या तारों पर, ठीक है। ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन these condition may be produced on the earth for nuclear fusion. These condition may be produced by exploding a nuclear fission bomb, ठीक है। यदि हम इसको पृथ्वी पर करना चाहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, तो हमें पहले न्यूक्लियर बम को जो है, जो फ्यूजन पर डिपेंड होगा, उसको यहाँ विस्फोट करना होता है, ठीक है। तो ऑन द अर्थ फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन दीज कंडीशंस, जो कंडीशन है, दीज कंडीशंस मे बी प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोडिंग ए न्यूक्लियर फ्यूजन बम, यानी पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन के लिए नाभिकीय विखंडन पर आधारित बम को पहले विस्फोट करना होता है, तब ये कंडीशन उत्पन्न होती है, तब नाभिकीय संलयन कंडीशन उत्पन्न होती है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें एक न्यूमेरिकल छोटा सा दिया हुआ है। ये कह रहा है कि इन ए स्टार 3 अल्फा पार्टिकल ज्वाइंट इन सिंगल न्यूक्लियर रिएक्शन टू फॉर्म C612 न्यूक्लियस, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। तो 3He2 ठीक है, ये मिलकर बना रहे हैं C612 और प्लस एनर्जी। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट देखो, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यानी इसको M1 कर लो। M1 कितना हुआ देखो, 3 अल्फा पार्टिकल है, ये M अल्फा इतना दिया हुआ है, तो 3 इंटू अल्फा पार्टिकल का मास है 4.002604 AMU, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, ठीक है। 3 4 जा 12, 12 हो गया, 3 0 का 12 हो गया, तो 1 हो गया, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 कैरी 7 और ये 2 0 हो गए, फिर 3 4 जा 12 हो गया, इतना ये MU हो गया, ठीक है। मास ऑफ प्रोडक्ट का मास कितना हुआ, M2 हुआ। M2 जो है कौन है, यही है हमारा, और ये दिया है 12.000000 AMU, ठीक है। मास डिफेक्ट, ठीक है, डेल्टा M इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, M1 माइनस M2 आता, पहले का मास अधिक होता है, बाद का कम होता है, तो माइनस कर लीजिए
डेल्टा एम इज इक्वल टू M1 कितना दिया है 12.007812 AMU माइनस 12.012345 ठीक है, इतना AMU। ठीक है, इतना AMU माइनस कर दीजिए, आ गया 0.007812 AMU डेल्टा M इज इक्वल टू। ठीक है, रिलीज्ड एनर्जी यहाँ जो एनर्जी लिखी है रिलीज्ड एनर्जी होगी। ठीक है, डेल्टा E इज इक्वल टू जो हमारा डेल्टा AMU है, इस AMU को हम लोगों को चेंज कर देना चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और 931 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू 0.007812 इंटू 931, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, डेल्टा E इज इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट आ रहा है 7.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट।